अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहरबानो अवान। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएंगे कतर पर इसराइली हमले के बाद मुस्लिम ममालिक के किरदार की कहानी कुछ यूँ है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कतर पर हमले के बाद कतरी वज़ीर आज़म ने खुलकर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है हमलों से इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीद दम तोड़ गई। गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान इसराइली सहानी फोर्सेस की फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, यमन, कतर, त्यूनिस पर कश्ती और शाम पर खुली जारहियत से पूरा खित्ता आग की लपेट में है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इज़हार यकजहती के लिए कतर पहुँच गए थे और अभी की इतलात आ रही है कि वो वहाँ से वापस भी आ गए हैं। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली बमबारी को खुली जारहियत और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार देते हुए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। हालिया कशीदगी में कई मुस्लिम ममालिक समेत सऊदी अरब, अमारात, मिस्र और उर्दन ने भी दोहा के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। सऊदी वली अहद ये कहते हैं कि दोहा पर बमबारी महज इसराइल की एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे के लिए ये ख़तरनाक है। ठीक है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं अहमद हसन अल अरबी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका अहमद, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह से हमला किया गया इसराइल की जानिब से कतर पर, इसकी मजम्मत की तमाम इस्लामी ममालिक ने और हमने अभी ट्रंप का बयान भी सुना। उनकी जानिब से ये कहना है कि मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं था और मैं इससे नाखुश हूँ। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा कि ट्रंप इस सारे मामले से बेखबर थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो कतर वाला जो सारा मामला है ये मिडल ईस्ट की एक एस्केलेशन जो इसराइल के खिलाफ और इसराइल के साथ चल रहा था सारा, गाजा को लेकर, फिर उसके बाद इसराइल ईरान वॉर और फिर उसके बाद अब कतर का जो हमला है वो एस्केलेशन को एक नए लेवल पे ले गया। इसराइल के हर एक हमले के साथ जो हर मिडल ईस्ट के मुल्क के ऊपर करता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है, उसके नतीजे में हो ये रहा है कि जो मिडल ईस्ट की पूरी इक्वेशन और पूरी की पूरी सेटिंग थी वो डिस्टर्ब हो रही है। मिडिल ईस्ट का हर मुल्क इस वक्त, क्योंकि जो बड़े ममालिक हैं उनको अमेरिका ने बहुत तरह की सिक्योरिटी गारंटीज दी हुई हैं, जिसकी वजह से, जो कि एक मेजर फैक्टर है कि वो जो पैसा मिडिल ईस्ट से अमेरिका ले रहा है उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त सस्टेन कर रही है। सारा कुछ अमेरिका में इतना हंकी डोरी नहीं है। अमेरिका के अपने हालात बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन का शिकार है। $37 ट्रिलियन का कर्जा है इस वक्त अमेरिका के ऊपर। तो यहां से जो पैसे मिडिल ईस्ट से जा रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी एक तरह की लाइफ लाइन है। नेतन्याहू और इसराइल की जो रियासत है अंडर द रूल ऑफ नेतन्याहू, वो एक रोग स्टेट बन चुकी है इस वक्त अमेरिका के लिए भी। अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, जो पहले जेनोसाइड जो गाजा के अंदर हुआ, फिर उसको फूड जेनोसाइड जो दुनिया की तारीख में इससे भयानक फूड जेनोसाइड इसराइल ने दुनिया के किसी मुल्क ने कभी नहीं किया जो इसराइल इस वक्त गाजा पे कर रहा है, और फिर जिस मुल्क को चाहता है मुंह उठा के उसके ऊपर जो है मिसाइल मार देता है मिडिल ईस्ट के अंदर। सो ये सारी चीजें इस वक्त टर्न कर रही हैं इसराइल को इनटू अ रोग स्टेट, जिसका बोझ उठाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से आज इसराइल पे, आज से 3 साल पहले पूरा यूरोप इसराइल को सपोर्ट करता था, अमेरिका खुला सपोर्ट करता था, आज ये ममालिक इसराइल के साथ खड़े होने से हिचकिचा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस है वो एक नई फॉर्म ले रहा है। मुसलमान ममालिक इस वक्त जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल हैं इसराइल के एक्ट्स के लिए, और हर मुल्क अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। अभी भी कतर के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, बाकी दीगर ममालिक के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, वो इस वक्त मिडल ईस्ट की इक्वेशन को बहुत ज्यादा तब्दील करेंगे। अच्छा अहमद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क जो है इसराइल के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अकेला इसराइल इतना पावरफुल है कि वो 3 दिनों के अंदर 6 मुस्लिम ममालिक पे वो अटैक कर दे, डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बगैर दोहा पे अटैक कर दे, डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बगैर ईरान पर अटैक कर दे, और जो दिल कर रहा है उसका वो करता जा रहा है? हमने पहले भी बात की थी कि अरब कंट्रीज़ को जब तक होश नहीं आएगा तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। आपको लगता है कि दोहा पर अटैक के बाद अब बाकियों को भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होना शुरू होगी, सऊदी अरब, दीगर ममालिक को भी, कि हमारी बारी भी आ सकती है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं? और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहाँ पर एक रोज़ दौरे पर गए, अब वापसी के लिए रवाना भी हो चुके हुए हैं, और यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी वहाँ पर पहुँचे हैं, तो कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, जो जब ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया था तो उसके बाद तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी अरब कंट्रीज के अंदर, वहां से शुरू हो गया था मामला। कतर वाले अटैक के बाद वो प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट हो गया। अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी ये बात वाजे हो रही है कि ये देखते हैं कि कतर है और यूएई है और ईरान है और इराक है और लीबिया है और सीरिया है, हम लोग शायद इस तरीके से देखते हैं।
इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इस तरीके से नहीं देखता। वो पूरे मुसलमान को एक एंटिटी देखता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है ईरान के ऊपर अटैक करने का और कतर के ऊपर अटैक करने का। जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है वो उसकी लाइफलाइन है, वो उसकी बुनियाद है जिसके ऊपर इसराइल कायम है, और उसको उसने अचीव करना ही करना है। अब मुसलमान ममालिक को ये चीजें सामने होती भी नजर आ रही हैं। दूसरी बात आपने ये की कि इसराइल जो है वो अकेले में इतना सारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसराइल अकेले में इतनी ज्यादा जारियत नहीं कर सकता इन तमाम ममालिक के दरमियान में। लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर भी अब बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आपको मिल रही है। एक लॉबी है वो इसराइल के साथ खड़ी है, वो कहती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हमला करे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। उसके पैरेलल उतनी ही ताकतवर एक लॉबी है अमेरिका के अंदर जो कहती है कि हम इसराइल का साथ नहीं देंगे और हम बाहर वाली जंगों से अपने पैसे निकाल के वापस अमेरिका के ऊपर लगाएंगे, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इन दोनों लॉबीज के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। आज से पहले ऐसे इख्तलाफात कभी नहीं हुए। अमेरिका के अंदर कभी भी कोई प्रेसिडेंट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या सदर या इसराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ उस तरीके से बयानात नहीं दिए जिस तरीके से आप पिछले कुछ अरसे से आना शुरू हो गए। चाहे आप बिल क्लिंटन के बयान की बात करें या चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान की अभी तक बात करें। सो बहुत ज्यादा तब्दीली है जो आ रही। जैसा मैंने कहा, इसराइल की जो जड़ें हैं वो अमेरिका में, यूरोप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन अब वो जड़ें हिट ले रही हैं। इसराइल एक्चुअली नेतन्याहू रोग बन चुका है जिसका बोझ उठाना अब हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है वेस्ट के लिए। और अहमद, जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे यकजहती के लिए, हंगामी दौरा किया गया, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भी वहाँ पहुँचे, मोहम्मद बिन सलमान की आमद की भी मुतवक्किल इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद वो भी जाएंगे। हमने देखा कि जब ईरान पर हमला हुआ और ईरान की जानिब से जब रिटेलिएट किया गया तो कुछ इस्लामी ममालिक की जानिब से मज़म्मत की गई कि नहीं करना चाहिए था। ऐसी सूरत में हम देख रहे हैं कि अब जब कतर को इसका निशाना बनाया गया, और जैसे कि आपने कहा कि हमारी नज़र में ईरान अलग है, कतर अलग है, इसराइल की नज़र में इस्लामी ममालिक एक ही हैं, और ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनका जो भी है कि तमाम मुसलमानों को उन्होंने एक ही तरह से हिट करना है। अब क्या समझते हैं कि अब तमाम इस्लामी ममालिक को अक्ल आ रही है, होश के नाखून ले रहे हैं वो, कि अब एक के बाद एक इस्लामी ममालिक को वो निशाना बना सकते हैं अगर अभी भी उसको मुकम्मल तौर पर शटअप कॉल ना दी गई? देखिए, बात यही है कि आप सारों को समझ में आ रही, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तमाम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। मुसलमान ममालिक को अब अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मिडिल ईस्ट को लेकर उसको रीडिजाइन और रीविजिट करने की जरूरत है। आप देखें, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज फेल कर रही हैं। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि अमेरिका इसराइल को ईरान पे हमला करने से नहीं रोक सका, तो कैसे अमेरिका दूसरे ममालिक पे हमला करने से रोकेगा। तो नेचुरल सी बात है कि जब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज जो पिछले 70-80 साल से इस खित्ते के अंदर एक सम सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट किए हुए थी, चाहे वो फॉल्स ऑर्डर था, चाहे वो सुसाइडल ऑर्डर था, वो एक सेंस ऑफ ऑर्डर मौजूद था। अब वो ऑर्डर तब्दील हो रहा है। मुसलमान ममालिक अपना सिक्योरिटी अपैरेटस, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। इस इक्वेशन को इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को भी पहुंचा, लेकिन अमेरिका को भी पहुंचा इस बात का नुकसान। सो इस सारी सिचुएशन में इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर था। इकबाल ने फरमाया था, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, कि जो मगरिब की तरफ से तूफान उठेगा वो पूरी मुसलमान उम्मत को इकट्ठा कर देगा, क्योंकि वो इतना जुल्म करेंगे मुसलमानों पे कि मुसलमानों को रियलाइज हो जाएगा कि अब हम और अगर इस एक हादसे के बाद भी तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका अहमद हसन अलवी साहब, वक्त दिया। और ये वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजम्मतों से काम चल जाए, वो इसी के इजलास हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ इतना कह दें कि नाखुश हूं। तो पता ही नहीं था। मेरे ख्याल में अब जालिम का हाथ रोकना होगा, अदरवाइज बात बहुत गजा के मामलात को हम लोग देखते देखते बेहिस्से हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोग आदी हो गए हैं। ठीक है, इतनी शातें हो गई हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो अपनी स्ट्रेटजी अपना रहा है और एक एक करके तमाम इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इमरान, अब कुछ पाकिस्तान की और सैलाब की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। शहर कायद कराची में बरसाती नाले शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। 3 हट्टी के करीब लियारी नदी से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। टीमों ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया और लाशों को निकाल लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आज सुबह से अब तक नदियों से मजीद 3 लाशें मिल चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ 5 अफराद की लाशें निकाली गई थी। और बारिशों के बाद सिर्फ 2 दिनों में 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी अब तक हार चुके हैं। दूसरी जानिब कराची में
गुज़श्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से फैक्ट्रियों की पैदावार रुक चुकी है। कई सनतें बंद हैं और मजदूर भी हिफाजती खदशात के बायस अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके। बारिशों ने न सिर्फ सनतों बल्कि ट्रैफिक के निज़ाम को भी दरम बरम करके रख दिया है। शराय भुट्टो का ज़ेर ताबीर हिस्सा मलीर रिजर्वायर पर नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस पानी में बह गया। सुनो न्यूज़ ने इसकी असल वजह भी मालूम कर ली है। तामीराती कंपनी ने रिजर्वायर के ऊपर मट्टी डालकर सड़क बनाई थी। रिजर्वायर के भरने के बाद पानी ने पूरी सड़क को बहा दिया। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अरबाब अली चांडियों से। अरबाब, ये क्या मामला है, आपने क्या तहकीकात की अब तक? कि यहाँ पर ये जो सड़क तामीर की जा रही थी वो मलीर के रिजर्वायर, जो मलीर नदी में बहुत सारे रिजर्वायर बने हुए हैं जो कि पत्थर के बने होते हैं, उस पर ऊपर सीमेंट डाला जाता है और मजबूत सीमेंट के बने होते हैं जिनको पानी भी हिला नहीं सकता, इतने मजबूत जो है वो रिजर्वायर बने होते हैं। यहाँ पर जब पानी ओवर टॉप हो जाता है तो फिर पानी जो है वो बहकर मजीद नदी की तरफ चला जाता है। इस रिजर्वायर के ऊपर मिट्टी डाल के फिर उस पर सड़क बनाई गई जो कि इस सड़क के टूटने का एक वजह और सबब बनी है। अगर कैमरामैन दिखा सके, पहले तो वो सामने सड़क का एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं टूट के ऊपर सीमेंट, नीचे बिल्कुल मिट्टी जली हुई है और यही मिट्टी जो है नीचे आप देख सकते हैं कि जहां पर नदी का पानी बह रहा है, नीचे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा दे, नीचे नदी का पानी बह रहा है जिसपे आपको डांबर के वो टुकड़े पर सड़क के वो टुकड़े जो है वो आपको इस वक्त बहते हुए नजर आएंगे। असल हकीकत ये है और ये लाजमी है, इंजीनियरिंग का फॉल्ट है। और अब यहाँ पर जो माहिरीन है और जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि दोबारा इस तरह यहाँ से सड़क तो नहीं बन सकती। हाँ, यहाँ से अगर पुल बना लिया जाए तो पुल के ऊपर से ये जा सकते हैं, लेकिन नीचे आप कितनी भी इस पे मिट्टी डालेंगे, कितने भी पत्थर डालेंगे, पानी आएगा बहा कर ले जाएगा। अरबाब, बहुत शुक्रिया, आपने सारे मामले पर हमें अपडेट किया। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची शुएब बनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये कहिएगा अभी भी बारिश की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो आमदरफ जो है वो नॉर्मल हुई है या अभी भी जैम है? जी देखिए, कराची में बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश सुबह में हो रही थी, ताहम इस वक्त तो बिल्कुल बारिश का सिलसिला थम चुका है। लेकिन कराची शहर में सड़कों पे होने वाले गढ़ों की वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर है। कराची में जब सुबह लोग ऑफिस आ रहे थे तो उन्होंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे रश में फंसे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इशारा फैसल, इसके अलावा बलोच कॉलोनी, कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग, ये तमाम इलाके थे जो सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरंगी नदी अभी भी ज़ेर आब है, उस पर से पानी के रेले गुजर रहे हैं जो मलीर नदी से गुजरते हुए कोरंगी क्रॉसिंग से गुजरने के बाद कराची के समंदर में जाकर गिरते हैं। तो ये सड़क मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब है और 3 दिन से सड़क बंद है। इसकी वजह से जो अल्टरनेट रास्ता है वो जाम सादिक ब्रिज, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और मुसलसल इसकी वजह से रवानी मुतासर है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कराची शहर में जो पानी में डूबे हुए अफराद की लाशें हैं वो भी मिलने का सिलसिला जारी है। कल से अब तक 8 अफराद की पानी में डूबी हुई लाशें मिली हैं। आज सिर्फ पिछले 4 घंटे में 3 अफराद के डूबे हुई लाशें मिली हैं लियारी नदी से, जिनमें एक शख्स की लाश मिली है सुरजानी टाउन के इलाके में कायम लियारी नदी से और 2 अफराद की मिली है 3 हट्टी के करीब लियारी नदी से। अभी भी जो गुज़िश्ता रोज 7 अफराद डूबे थे उनमें से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, 3 ताहाल लापता हैं। तो उन 3 की अभी तक लाशें नहीं मिल सकी हैं, लेकिन 8 अफराद की लाशें गुज़िश्ता रोज से अब तक बरामद हो चुकी हैं पानी में डूब के जिनकी अमवात हुई है। तो इस तरह से सिचुएशन है कराची। अभी भी हम कह सकते हैं कि जो डूबे हुए तमाम अफराद हैं वो बदस्तूर अभी तक उनकी लाशें भी बरामद नहीं हुई हैं, वो अपने घरों को जिंदा सलामत नहीं पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। आपको बताएंगे पंजाब से मुसलसल सैलाबी पानी की रवानी सिंध में जारी है। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जिससे कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए नेवी के एहलकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रोशन अली से। जी रोशन, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए पंजनंद के मुकाम से बड़ा सैलाबी रेला दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं आपको ताज़ा तरीन गुड्डू बैराज की सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त जो पानी की आमद है 5,02,861 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जो पानी के अखराज 4,75,970 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 5 रोज़ से दरमियाने दर्जे का सैलाब यहाँ पर बरकरार है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
यहाँ पर जो है आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो हिफाजती बंद हैं उनके भी मरम्मती काम भी जारी है और पानी का शदीद दबाव होने के वजह से हिफाजती बंदों का जो पुश्ते हैं वो भी हमें कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बात करें कच्चे के इलाके की तो कच्चे के इलाके मकीन अब भी जो है अपने मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं, अपने माल मवेशी और दीगर सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के जानब से भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत के जानब से भी तमाम तर कश्तियाँ और दीगर जो मेडिकल कैंप और उसके साथ साथ रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं और कश्तियाँ भी कच्चे के इलाके मकीनों को फराहम कर रहे हैं, जिसके बायस जो कच्चे के इलाके मकीन है उनको निकलने में, कच्चे के इलाके से पक्के तक आने में आसानी हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बात करें एरिकेशन की तो एरिकेशन अमला भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है। जब हमारी कंट्रोल रूम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि आइंदा 24 से 48 घंटों में मज़ीद पानी की सतह भी बुलंद होने के इम्कान हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन, आपने हमें आगाह किया। पंजाब से सिंध में दाखिली सैलाबी पानी सखर बैराज में दरमियानी दर्जे में तब्दील हो चुका है, जहां आज 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रैला गुजर रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सखर से वकास सलीम। वकास, कहिएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सिंध के किनारे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तारीखी लैंसडाउन ब्रिज है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले गुड्डू के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जो कि तेजी से सखर बैराज की जानिब बढ़ रहे हैं और आइंदा 1 से 2 रोज में सखर बैराज पे पहुंचेंगे। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ये जो पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले सखर बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा करेंगे, मगर अब गुड्डू बैराज पर पानी के इदादो शुमार को देखते हुए ये तवक्को की जा रही है कि ये सैलाबी रेले जो हैं वो दरमियाने दर्जे के होंगे और सखर बैराज पर 5 से 6 लाख क्यूसिक का पानी का रेला पहुंचेगा। ताहम महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि उनकी जानिब से ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। दरियाए सिंध में जूं जूं पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, कच्चे के वो इलाके जो अभी तक खुश थे वो भी अब ज़ेरे आब आना शुरू हो गए हैं। ताहम ज़िले इंतज़ामिया, महकमा आपाशी हुकाम और इसके साथ साथ नेवी की जानिब से भी आप देख सकते हैं कि मेरे राइट में नेवी की जो है वो कश्ती भी मौजूद है। कच्चे के इलाकों से मुतासरीन सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि अब तक ज़िले सकर में 12,000 से ज़ायद कच्चे के इलाकों को उनके माल मवेशियों समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जी आगे बढ़ेंगे जी, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में कश्ती हादसात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर और खान बेला में मुतासरीन की कश्तियाँ उलट जाने के मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 9 अफराद ताहाल लापता हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लतीमाड़ी में कश्ती उलटने से दर्जनों अफराद पानी में जा गिरे। खुशकिस्मती से सबको जिंदा बचा लिया गया। तिरंडा मोहम्मद पनाह के करीब नूरवाला में कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। दूसरे जाने बहावल नगर में 12 साला बच्चा दरिया के पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मुसलसल मसरूफ हैं। मुल्तान के करीब जलालपुर शहर को बचाने के लिए शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक आर्जी बंद पर पानी का दबाव खतरनाक बढ़ गया था। शगाफ डालने से जलालपुर शहर तो महफूज हो गया, लेकिन करीबी देहात ज़ेरे आब आ गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। जलालपुर से पीरवाला के पास मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ लांग। काशिफ, कहिएगा अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? पीरवाला में गुज़श्ता रोज़ 2 कश्तियाँ जो है वो उलट गई थी, जिसमें 58 अफराद सवार थे, जिसमें 10 की जो है वो अमवात हो गई है, बाकी को रेस्क्यू कर लिया गया है। जलालपुर पीरवाला में दिन ब दिन जो सैलाबी सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती जा रही है, मुतअद्दिद अमवात होती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कश्ती उलटने के क्या सबब है, क्यों कश्तियाँ उलट रही हैं? जी भाई, यहाँ पे छोटा इलाका, इतना अमला नहीं है, रेस्क्यू का ऑपरेशन बहुत ही कम हो रहा है। जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, एक आदमी से 10-10 हज़ार, सामान के भी ऐसे लोग फंसे हुए हैं पीछे। कोई छोटा एरिया, इतना ख़ास काम नहीं हो रहा है।
और कश्तियाँ कल दोपहर वो पुरानी कश्तियाँ ना लकड़ी वाली, उसमें पानी इकट्ठा भर जाता है, फिर वो डूब जाती हैं। इसलिए ये कोई फ़ौरन और इंतज़ाम किए जाएं। अभी जो है ना पानी निकालते नहीं है, कश्ती के ऊपर वजन बहुत हो जाता है, पानी हो जाता है तो कश्ती डूब जाती है। तो इसलिए जो है ना अब हुकूमत को भी चाहिए कुछ इंतज़ाम जो है ना फुल करेंगे। पुरानी कश्तियाँ जो है ना यहाँ चल रही हैं, इनको भी जो है ना इनका कुछ बंदोबस्त करें। तो आवाम है इनकी कोशिश कर रही है, अपनी मदद आप भी कर रही है, बन भी दे रहे हैं, उनकी ये भी बड़ी हिम्मत है। हम इस चीज़ को भी जो है ना जी बिल्कुल, इंतज़ामिया भी बारहा कोशिश कर रही है और अपनी मदद आपके तहत भी जो लोग हैं वो भी हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जलालपुर पीरल का दौरा किया था और प्राइवेट कश्ती वाले जो पैसे लेके लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के जो है वो अहकाम जारी किए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ लॉन्ग हमें आगाह कर रहे थे। और कल के हादसे के बाद गवर्नमेंट ने भी फैसला लिया है कि जितनी भी प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनको सरकारी तहवील में ले लिया गया है और उनका तमाम खर्चा जो है फ्यूल का खर्चा वो और रात को भी रेस्क्यू करने से मना कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ गंदम की बात करते हैं। जैसा कि सैलाब के बाद जिसका ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि गंदम के रेट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसा ही हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आनी हाथों से निपटा जाएगा। अदाद व शुमार के हवाले से अगर बात की जाए, पंजाब में आइंदा 7 माह के लिए 42 लाख टन गंदम की ज़रूरत है, मगर पंजाब के पास दस्तयाब ज़खायर सिर्फ 29 लाख टन है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा कि एक दफ़ा फिर किसानों के ऊपर तलवार लटक रही है कि ये सारा शॉर्टफॉल होगा। हमने देखा कि गंदम को जो है ब्लैक में भी रखा गया है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा। आप क्या समझते हैं मज़ीद किसानों के लिए कौन से मुश्किलात हैं? जी देखिए, इस वक्त किसानों के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है, क्योंकि सैलाब ने भी घेर लिया और हुकूमती पॉलिसियों ने भी घेर लिया। अब जो काश्तकार सैलाब में फंसे उनके पास तो कुछ है ही नहीं कि अगली फसल वो काश्त कर सकें। उनके पास तो जो 2 कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बाकी हर चीज़ वो उनके पास, अगर गंदम थी, खाने के लिए कोई चीज़ थी, जो कुछ भी था उनके पास सामान था, जो किसी की बच्ची का जहेज बना हुआ था, सब कुछ दरिया नजर हो गया। फसलें भी दरिया बुर्द हो गई। अब देखें, गंदम के ऊपर जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत काश्तकार के साथ भी ज्यादती कर रही है, अपने आप के साथ भी ज्यादती कर रही है। देखे ना, अगर आज हुकूमत के पास अपनी स्टोरेज होती तो आज कोई भी उनको ब्लैकमेल ना कर सकता, रेट ना बढ़ता। जब से दुनिया बनी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से उनको इल्हामी हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, जाओ गंदम स्टोर करो। यानी कि हुकूमत के लिए गंदम स्टोर करना अवलीन फ़राइज़ में शामिल है। मैं एज ए काश्तकार अगर गंदम स्टोर करता हूँ तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है। हुकूमत ने इसको डीरेगुलेट कर दिया, हुकूमत ने गंदम ना खरीदी और उसके बाद डीरेगुलेट के बाद उसको रेगुलेट किया जा रहा है। ये सरासर काश्तकार के साथ ज्यादती है। काश्तकार का और हुकूमत का जो आपस में एतमाद का रिश्ता है वो ख़त्म हो रहा है कि हुकूमत गलत बयानी करने पे आ गई है कि पिछले साल भी यही किया। डीरेगुलेट करने के बाद 8 अगस्त को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 2600 से लेकर 2700 रुपये तक रेट तय कर दिया, जो कि टोटली इनलीगल था, जबकि हमारी पैदावारी लागत को 3300-3400 रुपया थी। लेकिन खालिद खोखर साहब, ये बातें आपकी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन अभी तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। जिन लोगों को गंदम सस्ती मिलती थी, उसकी बात कर रहा हूँ, आम शहरी की बात कर रहा हूँ, उनको तो अब महंगी मिलना शुरू हो गई है। अभी टाइम ही कितना हुआ है कि अचानक से पता लगे कि गंदम गायब हो गई है। आपको लगता है कि कोई ऐसा माफिया जो कि सरगर्म हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरी बात सुनो, क्राइसिस से इस तरह नहीं निकला जाता। क्राइसिस से निकलने के लिए जरूरी है कि हुकूमत काश्तकार को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। काश्तकार क्या मांग रहा है? काश्तकार ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ पैदावारी लागत साथ 25% मुनाफे दो। अगर काश्तकार को ये यकीन ही ना हो उसको रेट मिलेगा अगले साल के लिए, वो गंदम काश्त क्यों करेगा? कि काश्त का टाइम तो आ रहा है। इस वक्त काश्तकार में तो बेइतमादी की फिजा है। काश्तकार तो इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मुझे रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पैदावारी लागत मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि 2 साल जो काश्तकार के साथ हुआ है कि 2 सालों में काश्तकार को 2200 अरब रुपया असल रेट से सिर्फ गंदम में कम मिला है। तो काश्तकार के पास तो पैसा नहीं है कि अगली फसल पे खर्च कर सके, वो बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर कर सके, वो बीज ले सके, वो डीजल कर सके। देखे ना, काश्तकार कोई अमीर आदमी तो नहीं है। काश्तकार के पास आपका मोस्टली काश्तकार तो 5 एकड़ तक है। अब देखे ना, काश्तकार से जबरदस्ती सस्ती गंदम लेके आप अकोमोडेट किसको कर रहे हैं? गुलबर्ग के रहने वाले को, एक मॉडल टाउन के रहने वाले को, एक
रहने लेकिन वाले खालिद साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनकी मकदार बहुत कम है पाकिस्तान में ज्यादा तबका जो है वो मीडियोकर है, जो कि ज्यादा उनके घर में गंदम खाई जाती है। और अब हम ये आप क्या समझते हैं, ये लोग जो अभी भी गंदम का जखीरा कर रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, जखीरा कर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं, चले हुकूमत की नाकामी तो हमारी समझ में आ रही है, आप क्या समझते हैं इन अफराद के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए ऐसी सूरत में जब सारा मुल्क डूबा हुआ है? देखे ना, ये मौका किसने फराम किया है? देखने वाली बात तो ये है कि आप इस तरीके से आनी हाथों से निपट के मसाइल हल नहीं कर सकते। भाई ये किसने मसला किया है? हुकूमत का खुद पैदा करता इशू है कि डीरेगुलेट को रेगुलेट क्यों किया जा रहा है। इसको मैं कहता हूं हुकूमत एक तरफ आज ऐलान कर दे कि हमने इसको रेगुलेट कर दिया है, फिर काश्तकार को भी सपोर्ट प्राइस दे जो पूरी दुनिया देती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने 2024 में गंदम काश की, 25 में हार्वेस्ट की, हमें रेट का नहीं पता क्या रेट मिलेगा, हमें नुकसान हुआ। हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया में 2 अगस्त 2024 में काश्तकार को रेट दे दिया गया जो 2025 में काश्त होनी है, 26 में हार्वेस्ट होनी है, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। देखिए ना, काश्तकार, हम तो चाहते हैं कि गरीब आदमी को रोटी मुफ्त है, हुकूमत है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, काश्तकार की जिम्मेदारी तो नहीं है। हमारे पास वक्त बड़ा कम है, हमें टू द पॉइंट ये कहिएगा, काश्तकार क्या चाहता है? काश्तकार ये चाहता है कि बेशक वो गंदम का रेट कम रखे, लेकिन हमारी फिर पैदावारी लागत भी उसी हिसाब से कम करे। हमारी पैदावारी लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए ना, अगर काश्तकार नुकसान में होगा अगली फसल, वो कैसे काश्त करेगा? वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे करेगा? देखिए ना, हम खुद चाहते हैं कि गरीब आदमी को रोटी मुफ्त मिले, उसको सस्ती मिले, उसको बिजली सस्ती मिले, उसको दालें सब्जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान के साथ कहना था काश्तकार सिर्फ ये चाहता है कि अगर वो गंदम काश्त करता है तो जो रेट है वो उसकी मर्जी का हो, और अगर मर्जी का नहीं है तो वो इतना होना चाहिए कि जो उसने मेहनत की है ना वो उसका फ़ायदा उसको पहुँच सके। तो एक ब्रेक ले लें। जी हाँ, वक्त तो एक ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंटरनेट निगरानी के खुफिया मंसूबे का पर्दाफाश हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट ने हलचल मचा चुकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने मुबैना तौर पर 40 लाख से ज़ायद शहरियों के बड़े पैमाने पर निगरानी की गई है, उनके डेटा पर। इस मकसद के लिए गैर मुल्की कंपनियों की महंगी तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकाम लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए शहरियों के फ़ोन कॉल्स, पैगामात, ऑनलाइन सरगर्मियों तक बराह रास्त रसाई रखते हैं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 14 के तहत हर शहरी को प्राइवेसी का हक हासिल है। और आपको ये बताएं कि बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि उनकी प्राइवेसी सेफ है या नहीं। इसी पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, साबिक चेयरमैन पाशा ज़ुहैब खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़ुहैब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब साहब, ये लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये एक्चुअली है क्या और लोगों को किस तरह से इफेक्ट कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी चीज चलाते हैं तो उसमें आप अपने नेटवर्क को अपनी फायरवॉल के जरिए अपने नेटवर्क, अपने एम्प्लॉयज के डेटा पे नजर रखते हैं कि कंपनी की पॉलिसी के तहत वो अपना कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से मुल्क के लिए जो आपने खास तौर पे देखा होगा कि 10 मई के दौरान खास तौर पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे सारे टीवी चैनल्स को कि उन्होंने सच्चाई के साथ चीजें दी। बट आपने देखा कि उस वक्त पड़ोस मुल्क में एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा था, और जाहिर है पाकिस्तान अब फ्यूचर में जिस तरह बॉर्डर पे आपकी फोर्स होती है निगरानी करने के लिए बॉर्डर पे, इसी तरह साइबर फोर्स या साइबर फायरवॉल्स दुनिया में हर मुल्क में, आप जीसीसी के अंदर देख लें, वहां पे व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं की जा सकती, उनका बॉटम के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, वहां पे किसी को अलाउ नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी चीज दे। पाकिस्तान में पीका लॉ है। तो लोगों पे नजर रखने के लिए जो खासतौर पे जो कि दहशतगर्द हैं या जो पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन हो या अपनी दहशतगर्दी के प्लानिंग कर रहे हैं, उन पे नजर रखने के लिए या उनको चीजों को मॉनिटर करने के लिए तो पूरी दुनिया में अपने तौर पे लोगों पे नजर रखी जाती है। तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये 40 लाख हों या 1 करोड़ लोग हों, हर दुनिया में हर जगह पे स्टेट लेवल पे नेटवर्क की मॉनिटरिंग होती है ताकि कानून के मुताबिक डेटा देखा जाए। आप देखें कितनी मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से गई। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों के लिए वीजे जो आज ब्लॉक नजर है, उसमें एक वन ऑफ द रीजन ये है कि काफी पाकिस्तानियों ने वहां पे कुछ इंसिडेंट्स को सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला। तो कानून के खिलाफ जाने के लिए मुल्क की बदनामी, मुल्क का परसेप्शन खराब होना, ये दुनिया में कोई अलाउ नहीं करता। तो नजर रखना, मॉनिटरिंग रखना, किसी की दहशतगर्दी की प्लानिंग देखना, उनको एग्जीक्यूट करना, ये
आई डोंट थिंक सो कि ये अगर हम पाकिस्तान या कोई भी मुल्क अच्छा इसको ज़ोहैब, नहीं हमने करेगा तो देखा अपने आप को कि लाखों शहरियों की निगरानी, जो उनके डेटा की निगरानी पहले से हो चुकी है। 2019 से ये काम शुरू है, 2023 में आके बिल बनाया गया। आप क्या समझते हैं, एक बिल से अब इस सारी मामले का ये हो सकता है, इसको कवर किया जा सकता है? और दूसरा, ये हल क्या है, हमें अपने ऑन पे क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि ये हमारे मुल्क के अवाम की प्रोटेक्शन भी है ना, एक तरीके से कि आजकल जो यंग बच्चे हैं, नई जेन जी आ रही है, वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैनेज कर रहे हैं, उस पे मेरी नजर में तो ये 40 लाख इज अ स्मॉल नंबर। ये तो पूरे पाकिस्तान की डेटा की मॉनिटरिंग फॉर द सेक ऑफ के लॉ के मुताबिक लोग चलें, कानून के मुताबिक लोग चलें, कोई ऐसी चीज ना करें। आजकल आपको पता होगा कि कोई भी एक लिंक आता है ईमेल के जरिए, लोग क्लिक कर देते, उनको नहीं पता होता कि उनका कितना डेटा कॉम्प्रोमाइज होने के लिए जा रहा है। इसी तरीके से ये मैं आपको बताऊं कि ऑफिस दफातर में नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही होती है कि कोई गलत चीज, कोई ऐसी कानून के मुताबिक तो गैर कानूनी चीज तो नहीं हो रही है। आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दूं कि जीसीसी में खास तौर पे मजहबी एतबार से कोई वेबसाइट कोई पब्लिश नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत सारा जो फितना है, जो दहशतगर्द टाइप के लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे वेबसाइट बना के डाल रहे होते हैं, उनको फौरी तौर पे ब्लॉक करना है। और फौरी तौर पे ब्लॉक करने के लिए इस किस्म के एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी होता है। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की दिफाई तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे, हमारे मुल्क को कल को प्रोटेक्ट करने के तौर पे ये बहुत जरूरी है इस किस्म की चीजों को मैनेज करना। अच्छा ज़ोहैब साहब, वो बात आपकी ठीक है, आपने कहा जिस मकसद के लिए ये मॉनिटरिंग हो रही है वो तो समझ में आती है बात, लेकिन शहरियों के भी तो कुछ राइट्स हैं ना, तो अगर उनकी शहरी आज़ादी भी तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि लोगों की प्राइवेसी भी बरकरार रहे और साथ में इस मकसद के लिए भी ये काम जो है वो चलता रहे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में पीका लॉ मौजूद है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, अपनी एक उसकी कम्युनिकेशन है, लेकिन इंसान की अपनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए अगर हम एक घर में रहते हैं और करीब में हमारे पुलिस होती है, थाना होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके घर आ रहे हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आपने जैसे सवाल किया कि हर इंसान का अपनी एक प्राइवेसी है, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जितने भी केस इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, नेशनल सर्ट में एडवाइजरी आती है आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये तो मॉनिटरिंग है। आप देखें, पाकिस्तान ने 10 मई का वाकया एक बड़ा अहम है, उससे पहले जो 9 मई का वाकया हुआ, आप उसमें देखें जो आइडेंटिफाई चीजें की हैं इंसिडेंट की, उसमें पूरा साल लग गया। अगर हमारे पास अच्छे टूल्स, अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइसेस और मजीद होती तो हम उसको रिपोर्ट करने में बासानी जल्दी से उसको कवर कर सकते थे। दुनिया भर में खासतौर पे जीसीसी में तो रियल टाइम होता है। आपको पता है, एक जमाने में एक्सपो 2020 हो रहा था या कोई भी चीज थी, तो वहां पे आपको इतनी आजादी नहीं है कि आप मुल्क के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ इतनी आसानी से बोल सकें। ये पाकिस्तान के अंदर ये जो खासतौर पे नई जनरेशन है, इतनी आजादी के साथ काम करना मेरी नजर में तो दुनिया में कोई अलाउ नहीं करता, खासतौर पे इन कंट्रीज में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहैब खान साहब, बड़े अहम नुकात पे जी आपने बात की है। और जैसे कि हमें पता है बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत से दहशतगर्दों की रिक्रूटमेंट जो है वो बलोचिस्तान में भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स को यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, वो जो हमने 9 मई और 10 मई को भी हमने देखा। सारे मामला जो पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी और इतनी बड़ी इसकी जंग लड़ रहा है, इसके लिए ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि ये प्राइवेसी जो है ये शहरियों की ये बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। ये हमारा बुनियादी हक है, जैसे कि स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान के आर्टिकल 14 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो वफाकी काबीना ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न कंपनियां नए कुदरती गैस की जगह RLNG गैस के कनेक्शंस फ्राहम करेंगे। इसी पर बात करेंगे, साबिक सेक्रेटरी ओगरा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुलफरा साहब। डॉक्टर साहब कहिएगा, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है RLPG, क्या समझते हैं, ये सस्ती होगी और घरेलू सार्फिन के लिए कारआमद होगी? क्योंकि हमने सुई गैस के मामले पे देखा कि दिया तो गया लोगों को, लेकिन गर्मियों में भी हम देख रहे हैं लोड शेडिंग है और सर्दियों में तो वैसे ही वो नापैद हो जाती है। देखिए जी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, और ये बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है। जो बाहर से पाकिस्तान अगर LPG इंपोर्ट करता है तो LPG को फिर वो बहुत डाइल्यूट करता है, यानी LPG के अंदर कोई 50%
नेचुरल एयर डालकर तो फिर ये गैस प्रोवाइड करते हैं जो फरोख्त होती है, और ये पाइपलाइन के जरिए नहीं जाती, ये लोग सिलेंडर में लेते हैं। अब जो अगर हुकूमत ने फैसला किया कि अब वो तमाम गैस कनेक्शन घरेलू सार्फिन के खोल दिए हैं उन्होंने, अब मैं बताता हूँ कि अगरचे फौरी तौर के ऊपर आवाम के लिए एक खुशखबरी है, लेकिन जो अमली तौर पर जब तक नई पाइपलाइनें नहीं बिछेंगे, जब तक उन आबादियों तक पाइपलाइन नहीं जाएगी तो वहां पर ये गैस नहीं जा सकती, जो RLNG जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना वो जो डॉक्टर जो सुई गैस का कनेक्शन है उनमें नहीं ये मुयसर हो सकती, अलग से करवानी पड़ेगी इसके लिए? देखिए ना, सुई गैस का जो कनेक्शन है वो तो गैस नेचुरल गैस की कनेक्शन है ना, वो तो कुदरती गैस जो है, जहां तक कुदरती गैस गई हुई है उसका कनेक्शन जो सुई गैस में जाता है ना। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 किस्म की गैसें जो बर्न होती हैं, एक जो है कि कुदरती गैस है जो आम पाइपलाइन में कनेक्टेड है और वो आपके घर तक आती है, और एक वो किस्म की है, एक वो गैस होती है, एक जो LNG RLNG जो बाहर से गैस मंगवाई जाती है, उस गैस को वो उसके अंदर आम हवा को शामिल करके उसको RLNG बनाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अवाम को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अवाम को पहली बात है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां पहले गैस के कनेक्शन महदूद थे, अब उनको कम से कम ये पता चल गया कि अब वो कनेक्शन के ऊपर पाबंदी खत्म हो गई है। ठीक, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये गैस जो जाएगी ये पाइपलाइन के जरिए जाएगी, जिस तरीके से हमारे आम घरों में गैस आती है वो पाइपलाइन के जरिए आती है, ये गैस भी पाइपलाइन के जरिए जाएगी। तो हर जगह पर तो पाइपलाइन फौरी तौर पर नहीं बिक सकती, ये होगा कि वो गैस कंपनियां तयन करेंगी कि किस इलाके की पाइपलाइन गठित करके बनाएंगे और किस पाइपलाइन, तो इसलिए इसके ऊपर वक्त लगेगा। लेकिन अवाम के लिए खुशखबरी है कि किसी न किसी वक्त नए गैस कनेक्शंस पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो अब खत्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अमेरिका में सदमा और हलचल, सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और कदामत पसंद नौजवान की सबसे बड़ी तंजीम टर्निंग पॉइंट USA के बानी और CEO चार्ली क्रिक को कातिलाना हमले में हलाक कर दिया गया है। सिर्फ 31 बरस की उम्र में योटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान उन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया। चार्ली क्रिक ना सिर्फ ट्रंप के करीबी दोस्त थे बल्कि अमेरिका में कदामत पसंदी के नौजवान चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। उनकी तंजीम ने गुज़श्ता बरस ट्रंप के लिए नौजवान वोटरों की हिमायत हासिल करने में मरकजी किरदार अदा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी की हलाकत पर सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम में उन्हें लेजेंडरी करार दिया। सदर के हुक्म पर अमेरिका भर में परचम सरनेगू रहेगा। चार्ली क्रिक इसराइल के भरपूर हामी और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अमरीकी क़दामत पसंद सियासत के तर्जुमान समझे जाते थे। उनका बयानिया हमेशा इसराइली जारहियत के दिफा में खड़ा रहा, लेकिन अब वो ख़ुद एक पुरस्कार हमले में मारे गए हैं। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का ये बताना है कि कोई मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत नहीं, तहकीकात जारी है। चार्ली क्रिक की हलाकत से अमरीकी सियासत, क़दामत पसंद तहरीक और ट्रंप के इंतखाबी कैंप को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। बिल्कुल ऐसे है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ फ्रांस की बात करते हैं जहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन एक बार फिर मुश्तिल हो गए। नए वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लकॉर्नो ने हलफ तो उठा लिया, मगर सड़कों पर मुजाहिरीन का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। पेरिस से लियोन तक 2 लाख से ज़ायद अफराद बजट कटौतियों और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने 2 टोक मुतालबा किया कि सिर्फ चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी बदलो वरना फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इस्तीफा दें और घर जाएं। मुजाहिरीन ने फ्रांस में जगह जगह कचरे के डिब्बों और गाड़ियों को लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पानी की तोपें और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। ये सारी सूरत हाल है। अगर हम आलमी मंजरनामे की बात करें तो ये 2 खास खबरें तो जो आप तक पहुंचा दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।